गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो CUT UG BLLB की लीगल स्टडीज़ के आंसर की आ गई थी NTA की। रॉन्ग आंसर बहुत ज़्यादा हैं। बहुत रात हो चुकी है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी नींद में भी हूँ, तो मैं थोड़ा इधर उधर ना कर जाऊँ। तो इट्स काइंड ऑफ अ डिस्कशन में प्यार से बता सकते हो कि नहीं मुझे ये नहीं, ये आंसर लग रहा है। और मैं तो हिल गई हूँ बिल्कुल। मतलब बहुत ज़्यादा ही गलतियाँ लग रही हैं, NTA ने कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया आंसर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सीक्वेंशली का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है ना, मैंने स्पेसिफिकली देखा कि यार मतलब क्योंकि इन हाँ, अगर यह क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सीक्वेंशली अरेंज द स्टेप्स अ लॉ एस्पिरेंट नीड टू टेक इन ऑर्डर टू बिकम एन एडवोकेट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन लॉ। क्या स्टेप्स लेने चाहिए रहेंगे आपको अगर आपको एडवोकेट बनना है? सबसे पहले आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम लिखोगे, फिर आपकी लॉ स्कूल में एडमिशन होगी 3 ईयर या 4 साल में। उसके बाद आप स्टेट बार काउंसिल ज्वाइन करोगे और फिर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे सकते हो। ऐसा होता है, ठीक है ना, यही है सीक्वेंस। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने सीक्वेंस क्या दिया, इन्होंने करेक्ट सीक्वेंस 3 दिया जो कि कतई नहीं है सीक्वेंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रही है वो बन रही है AC ये वाली DB ACDV, ये बन रही है। 2 आंसर बन रहा है, ठीक है, और इन्होंने 3 दिया हुआ है विच इज़ रॉन्ग। तो इसका जो आंसर है वो 2 है। ठीक है, आगे चलेंगे। उसके बाद मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रोल प्लेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर एजुडिकेटर जो है वो क्या काम करता है? अच्छा, पहले NTA का आंसर जो है वो 3 है, ये NTA का आंसर है और हम कह रहे हैं आंसर 4 है। ठीक है ना, हम कह रहे हैं कि एजुडिकेटर जो है रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट, ये NCERT में दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो काम है, सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट है, और उसको एजुडिकेटर ही बताया है उसने वहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद B का 4 बता रहे हैं हम, हियरिंग अपील्स इंटरप्रेटर, इंटरप्रेट करेगा। एक्टिविस्ट सुओमोटो, जब वो सुओमोटो चीज़ें सुन रहा है, ओन इट्स ओन सुन रहा है, तो वो एक्टिविस्ट ही बन रहा है। एडवाइजर, जब वो एडवाइस दे रहा है तो ये बनता है। ठीक है ना, तो अगर हम D का 1 लगाएं, मतलब अगर जो हम पक्के पक्के, ये D और C वाला तो पक्का पक्का बन रहा है और A तो NCERT में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर 4 बन रहा है और NTA जो है वो 3 बना रहा है आंसर, तो इसका आंसर 4 है। ठीक है, उसके बाद डैश इज द फर्स्ट ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन इन हिस्ट्री। NTA कह रहा है फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडिया ने ही फंडामेंटल राइट्स लेकर आए, पहले ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है पहला जो लेकर आए। NTA 3 आंसर, करेक्ट 1 है। और इसके लिए आप ये वाली वेबसाइट से ही कॉपी करके NTA को दिखा सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट सेट्स आउट फॉर द फर्स्ट टाइम फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स टू बी यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें UDHR से रिलेटेड है, ना कि हमारी इंडिया की फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। और ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी गया, इतनी बातें नहीं करी हुई हैं NCERT में। उसके बाद यहाँ पर बात करी है, NTA ने आंसर जो बताया है वो बताया है 2 और करेक्ट आंसर है 3। A का 3 देखो, बैटरी एंड असॉल्ट, मेंटल और फिजिकल इंजरी है। ठीक है, B का 1 इंट्रूजन इनटू वंस इंजॉयमेंट, डेफेमेशन, तो यार बेइज्जती कर रहे हो किसी की। ठीक है, नेग्लिजेंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ये बनता है। ठीक है, और NTA जो है वो कह रहा है A का 1 इंट्रूजन विद वंस, यार सरेआम गलत है, सरेआम। सीक्वेंशली अरेंज द प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन ऑफ ट्रीटी इन इंटरनेशनल लॉ, तो अगर हम इंटरनेशनल लॉ की ट्रीटी का लगाते हैं तो इसका आंसर 2 करेक्ट है। ठीक है, और NTA कह रहे हैं 3 करेक्ट है। ठीक है ना, अब NTA का तो बहुत ही ऊपर नीचे, मतलब NTA वाला तो फॉर श्योर गलत है ये आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पहले जो आएगा वो होगा एन एग्रीमेंट इज अराइव्ड, कि चलो बनाते हैं ट्रीटी। ठीक है, उसके बाद उसकी जो सारी सीक्वेंस है वो यही बनती है 3 वाला। बहुत सॉरी, 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगेन थोड़ा थोड़ा ये बाहर ही गया, मतलब इतना ज़्यादा NCERT में डिस्कस नहीं किया हुआ था, तो आउट ऑफ सिलेबस बड़ी चीज़ें आई हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग विल नॉट बी अलाउड टू हैव फ्री लीगल एड। अब एग्जाम्पल दी हुई यहाँ पे, मिस्टर सुबीर, सीनियर सिटीजन हु रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल, या देखो यहाँ पर सेंट्रल के स्पेलिंग गलत, इतना बेकार तरीके से क्वेश्चन लिखा, पेपर लिखा गया है, मतलब पूछो मत। मिस्टर सुबीर, सीनियर सिटीजन हु रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हैड अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग हिज प्रॉपर्टी। इसके पास तो खूब पैसा होगा, इसको नहीं चाहिए होगा, मतलब पैसा इन द सेंस कुछ तो होगा। मिसेज मालिनी वांट्स टू फाइल अ सूट फॉर डिवोर्स। ठीक है,
तो इसको तो नहीं अलाउ करेंगे कि भैया सही है, इसको करना पड़ेगा। मामा बेबी मुन्ना विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वांट्स हिज, तो इसको भी देना पड़ेगा। राम खेलवाल लॉस्ट हिज क्रॉप, इसको भी देना पड़ेगा। सरेआम पता चल रहा है किसको नहीं देना पड़ेगा लीगल एड, यही बंदा लग रहा है जिसको नहीं देना पड़ेगा। तो आंसर है इसका 1। ठीक है, इन्होंने बोला है 2। अरे मिसेस मालिनी वांट्स टू फाइव, मिसेस मालिनी का नाम मालिनी हो गया तो क्या हो गया, वो किसी की मालकिन हो गई। तो 1 इसका करेक्ट आंसर है, इन्होंने 2 दिया हुआ है। Why are international customary laws considered to be the most disputed and discussed source of international law? क्योंकि ये written नहीं होते, not written, not discussed, custom पे dependent होते हैं, जो कि option ही नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। Who among the following is a member of the English committee of the court that enrolled the first lady वकील? तो इसके अंदर फर्स्ट लेडी वकील तो ये है, बट इसका जो आंसर है कि मेंबर कौन था वो ये है, 2 है। ठीक है, और एनटीए ने 3 दिया हुआ है, 2 है इसका आंसर। ठीक है, सरेआम लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर पूरा सरेआम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर राजवीर विशेस टू सेल हिज क्रॉप फॉर द सीजन। अब जो क्रॉप है वो क्या है, मूवेबल है, इधर उधर जा सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी आ गई है। ठीक है ना। ही वॉन्ट्स टू नो द लीगल प्रोविजन दैट वुड हेल्प टू रेगुलेट द ट्रांसफर। कौन सा प्रोविजन लगेगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। इन्होंने कौन सा लगा दिया, रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये तो कतई गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर सरेआम लिखा हुआ है द टर्म प्रॉपर्टी और द टर्म ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आर नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, दो नॉट डिफाइंड द वर्ड प्रॉपर्टी हैज बीन यूज्ड इन ब्रॉड सेंस। Property is of 2 kinds, movable and immovable. Movable property is one which can be transferred from one place to another and is governed by Sales of Property Act, Goods Act. ठीक है, तो ये यहाँ पर सरेआम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, तो ये भी गलत कर दी। अब यहाँ पर मेसेस QTPI इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन वेयर मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल बेयरिंग्स आर डन। There was a dispute between the management workers of the organization over the percentage salary hike. Due to the escalation of dispute, the production was stalled. रुक गई production. The trade union wanted to resolve dispute by going to labor court, whereas the organization preferred resolution through the provisions of Indian Dispute Act 1947. Which method of dispute resolution would be best suited in given situation? अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है कंसीलिएशन के लिए, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया एनटीए का आंसर है आर्बिट्रेशन। ठीक है ना, बट वहाँ पे कंसीलिएशन, मतलब अगर मीडिएशन भी लिखते हैं ना तब भी वो था। ये एनसीईआरटी का आंसर है 4 और इन्होंने 2 सेकेंड दिया है। उसके बाद हु हैज़ द पावर टू इंक्रीज, ये तो ना मेरे किसी भी छोटी मोटे बच्चे को पूछ लो उसको पता होगा इसका आंसर, पर एनटीओ नहीं पता। हु हैज़ द पावर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है। ये कह रहे हैं नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास ही पावर होती है। एनटीए 2 आंसर दिया है, करेक्ट आंसर इज 3। उसके बाद अगेन ये भी लाइन है पूरी, द पार्लियामेंट वॉज ग्रांटेड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द कमिंग ईयर्स। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है। उसके बाद द लोकपाल कंसिस्ट ऑफ एन इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन विंग टू टेक नेसेसरी स्टेप्स इन प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स रिलेटेड टू ऑफेंसेस कमिटेड अंडर द। ठीक है, अंडर द। अब यहाँ पर द लोकपाल शैल कंसिस्ट ऑफ एन इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन विंग टू टेक नेसेसरी स्टेप इन प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इन रिलेशन टू द ऑफेंसेस कमिटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और इन्होंने मेरे ख्याल से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर दिया हुआ है। एनटीए का आंसर ये है, मुझे भी याद हो गया गलत आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, या मुझे लग रहा है मैंने आंसर ढंग से देखे, इतने सारे गलत सच में है, कमेंट करके बताना। अब यहाँ पे इम्पीचमेंट के प्रोसेस का तो इन्होंने पता ही नहीं क्या बना दिया इस क्वेश्चन का। ठीक है, स्टेप्स फॉर इम्पीचमेंट, आंसर गलत है इसके अंदर। आगे चलो। As per the Indian Contract Act, agreements entered into by way of wager are not enforceable. Wager is a contract wherein one person promises to pay the other money on the happening of an uncertain event and other person promises to pay on the non-happening. कि अगर हुआ तो मैं दूंगा, नहीं हुआ तो मैं। डिसाइड कर लेते ना ए कहता है कि अगर इंडिया क्रिकेट मैच जीत गई तो मैं 50 रुपये दूंगा, ये कहते हैं अगर हार गई तो मैं दूंगा। ठीक है ना, गिविंग और नॉट गिविंग। अब इसके अंदर सिचुएशन है, पी अग्री टू सेल हिज कार टू क्यू फॉर ₹3 लाख एंड डिलीवर आफ्टर 2 months, ये तो वेजर नहीं है। एम ऑफर टू सेल हिज डाइनिंग सेट फॉर ₹10,000 एंड पेज 5,000 इमीडिएटली, अग्री टू बैलेंस आफ्टरवर्ड्स, ये भी नहीं है। एक्स अग्रीज टू गिव ₹5,000 टू वाई इफ इट रेन्स ऑन February 29th, एट द सेम टाइम वाई अग्रीज टू पे ₹5,000 इफ इट डजंट रेन, ये वेजर लग रहा है। X agrees to transfer his property to by sale to Z if X wins the case। अब वो दूसरे ने तो कुछ प्रॉमिस ही नहीं किया, तो ये तो नहीं है। एनटीए कहता है ये वेजर है, बट एनसीईआरटी कह रही है कि थर्ड वेजर होगा, बहुत क्लियरली। ठीक है, उसके बाद
अब यहाँ पर कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बाय मिस्टर एक्स हु वाज ऑलवेज क्वारलिंग, लड़ता रहता था अपनी डॉटर इन लॉ से। आई हैव फिनिश्ड हर एंड विद हर द डेली, वो कहता मैंने इसको भी खत्म कर दिया, मार दिया, खल्लास कर दिया, और इसकी डेली क्वारल्स भी खत्म हो गई। अब जो स्टेटमेंट ऑफ एक्स है वो क्या है? ठीक है, ये कह रहे हैं कि एडमिशन है, नहीं, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। और यहाँ पर इन्होंने खुद ही बोला है, ये एग्जाम्पल दी हुई है, I have finished her and with her the daily quarrels. The statement was held to be confession. ठीक है, confession है, confession दो टाइप के होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन अगर जज के आगे करा जाए, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आर मेड बाय द अक्यूज एल्सवेयर देन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट और द कोर्ट। अब यहाँ पर इसने किसके आगे जो स्टेटमेंट है दिया है, पुलिस के आगे दिया है, तो जज तो नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेटमेंट बना, कन्फेशन बना। अरे अगर देना भी था तो मतलब एनटी ये बोल देता ना दो है, मतलब कि हम करते, अब यहाँ पे तो सीधा ही डायरेक्ट ही गलत कर दिया, तो इसका आंसर है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, 3 इसका आंसर है। अगेन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप वहां से कॉपी करके दिखा सकते हैं एनटी को। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है द मेन प्रिंसिपल्स विच फॉर्म द फाउंडेशन लॉ ऑफ एविडेंस आर एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर एट हैंड, ये भी कह रहे हैं एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर एट हैंड, हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड, हियर से एविडेंस मस्ट बी मतलब ये तो गलत है, ये कह रहे हैं मस्ट नॉट बी एडिटेड, ये कह रहे हैं मस्ट बी एडमिटेड। ठीक है, नॉट नहीं लगाया। बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस, इनएक्यूरेसी इन एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस मस्ट बी प्रिवेंटेड। ठीक है ना, ये तो बेसिक सा ही होगा, तो ये तो करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, तो ए सी डी आंसर बन रहा है, बट ये क्या बना रहे हैं आंसर, ये बना रहे हैं ए बी सी, और बी तो हो ही नहीं सकता है, बी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो क्लियरली एनसीईआरटी कह रही है कि नॉट एडमिटेड, ये कह रहे हैं हियर से को एडमिट कर लो। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, अग्रीमेंट होता है, बट एनटीए कह रहा है कि नहीं, अग्रीमेंट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका आंसर है 3, आंसर इसका है 3, और ये भी एनसीईआरटी में सरेआम दिया हुआ है। उसके बाद ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस, तुम भी बताना ये क्या आउट ऑफ सिलेबस सच में है, मैंने तो बहुत ढूंढने की कोशिश करी, मुझे तो नहीं मिला, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये। उसके बाद द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, इसका आंसर है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ये लोग बोल रहे हैं कि नॉइज पोल्यूशन एक्ट के अंदर आया है, करेक्ट आंसर 2 है, एनटीए 3 कह रहा है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसको कहेंगे, नॉट सेंडिंग अ चाइल्ड टू स्कूल नहीं है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अर्निंग मनी बाय सेंडिंग चिल्ड्रन टू वर्क। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडस्ट्री एट द एज ऑफ 14 के बाद तो कह रहे हैं ना कि कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज बिलो द एज ऑफ 14, 15 का हो गया तो कर सकते हैं, तो ये भी ट्रैफिकिंग नहीं है। फोर्स इनटू बेगिंग, ये तो क्लियर कट यहाँ पे बोला हुआ है कि एनसीईआरटी कह रही है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, फोर्स्ड इनटू बेगिंग। अब यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स्ड इनटू बेगिंग क्लियर कट आंसर है, ठीक है ना, बट ये क्या कह रहे हैं 3, ये तो है ही नहीं है, 3 तो पक्का ही नहीं है, तो 4 जो है वो क्लियर कट आंसर है, ये क्लियर कट आंसर यहाँ पे बन रहा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इन्होंने, एनसीईआरटी में कहा है कि फोर्स्ड इनटू बेगिंग जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एग्जाम्पल है। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्पेसिफिक लेजिस्लेशन कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आया, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बना 3, एनटी कहती नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये एनसीईआरटी कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, एनसीईआरटी में से आंसर्स आ रहे हैं जो गलत बोले हैं। उसके बाद रिपोर्टेडली ऑल ऑफ देम वर बीइंग फोर्स्ड बाय, ठीक है, बेस्ड ऑन स्टेटमेंट गिवन आइडेंटिफाई द फंडामेंटल राइट बीइंग वायलेटेड, अगर किसी को फोर्स करा जा रहा है बेगिंग के अंदर, ठीक है ना, तो उसकी कौन सी राइट वायलेट होगी, बताओ इसका आंसर तुम ही बताओ। ये कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इसका मैंने लिखा नहीं आंसर, ये नेक्स्ट करनी पड़ेगी, अब मैं देखूंगी भी नहीं अभी आधी रात को। मेरे ख्याल से इन्होंने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं बोला है, इन्होंने राइट टू फ्रीडम बोला है, ठीक है ना, ये होगा 3 होगा आंसर इसका। अब इसके बाद अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, अब यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज एन इसेंशियल लीगल फॉर्मेलिटी, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं व्हाट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इट इज एन इसेंशियल लीगल फॉर्मेलिटी, ठीक है ना, इट इज एन ऑप्शनल लीगल फॉर्मेलिटी, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट,
इट इज़ इसेंशियल लीगल फॉर्मेलिटी। ये क्या करेक्ट बोल रहे हैं कि इट इज़ ऑप्शनल? नहीं भाई, एनसीईआरटी में ही बोला है कि इट इज़ इसेंशियल लीगल फॉर्मेलिटी, ठीक है ना। रजिस्टर द पार्टीज मस्ट ट्रांसफर फिक्स सिग्नेचर्स। अब उसके बाद यहाँ पर बोला एनटीए क्या कह रहा है, विच अमंग द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एनटीए कह रहा है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी अटेस्टेड बाय द पार्टीज टू द ट्रांसफर, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये ट्रू है, ये द यूज ऑफ प्रॉपर्टी, ये तीनों ट्रू हैं, सिर्फ ये सेकंड ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है एनटीए का, और ये बहुत क्लियरली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना, मोस्टली जो मेरे मिस हुए हैं, शायद एक दो मिस हो गए, वो हम कमेंट्स में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बट गाइस ये जो हैं आई थिंक इतने सारे क्वेश्चंस, मतलब ₹200 ये हमसे ले रहे हैं कि चैलेंज करने के, बट ये तो बहुत ही गलत लग रहा है मुझे। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? एंड या इतने सारे क्वेश्चंस, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 क्वेश्चंस गलत हैं, और उसमें से 3 से 4 आउट ऑफ सिलेबस भी लग रहे हैं मुझे। ठीक है ना, 23 क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट। कितनी बड़ी बात है, 50 क्वेश्चंस में से बेटा जी इतने तो इनकरेक्ट ही हैं। ठीक है, तो मैंने ये सारा दे दिया। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे भी ऐड कर दूंगी। एनसीईआरटी में से ही आप कॉपी कर करके उनको भेजो कि भाई ये चीज़ें गलत हैं। एनसीईआरटी में सरेआम जो चीज़ें आंसर्स हैं वो ही इन लोगों ने गलत करे हुए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी क्या ओपिनियन है, क्या स्कोर बन रहा है। कोई आपको लगाओ कि नहीं नहीं ये आंसर नहीं बनता है तो ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने नींद में ही ये सारा कुछ करा है फटाफट से, क्यों आपको पता होना चाहिए कि चैलेंज कर दो, क्योंकि कल तो टाइम हो जाएगा इसलिए। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं कुछ भी अपडेट्स के लिए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं टू स्टे अपडेटेड। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।